नमस्कार साथियों। तो आज है 10 अप्रैल 2026। दोस्तों, बाजार बैक टू बैक रिकवर कर रहा है और आज मोस्ट इंपॉर्टेंटली निफ्टी 50 24,000 को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया। अब देखिए, सिर्फ ये बात तो नहीं है कि आज मार्केट रिकवर किया। पिछले आप 5 से 6 ट्रेडिंग सेशन देखेंगे, मार्केट रिकवर कर रहा है थोड़ा थोड़ा। बट आज दोस्तों मतलब स्पेशल क्या पता है ट्रेडिंग सेशन पे? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब से ये वॉर शुरू हुआ था ना, लगभग 45 से 50 दिन, लगभग 45 से 50 दिन हो चुका है। मतलब वॉर नहीं, मतलब 45 से 50 दिन हो चुका है। एफआईएस ने लगातार सेल किया। एफआईएस ने लगातार क्या किया? सेल किया इंडियन मार्केट में। मतलब आखिरी बार जितना मुझे याद हो रहा है, एफआईएस ने खरीदा था फरवरी के थर्ड वीक में। थर्ड वीक मतलब वही 21-22 तारीख के आसपास, जितना मुझे ज्ञात है। ठीक है, मतलब वॉर शुरू के पहले से, क्योंकि थोड़ा थोड़ा हिंट मिल रहा था कि ऐसा कुछ हमला हो सकता है, तो एफआईएस ने सेल करना शुरू कर दिया था। ये फैक्ट था। और अल्टीमेटली जब ये वॉर शुरू हुआ है, मतलब 28 तारीख को आई थिंक की, मैं अगर गलत नहीं हो तो तब से तो लगातार लगातार सेल ऑफ चल रहा है। ठीक है, तो लगभग 45 से 50 दिन बाद दोस्तों आज मार्केट ना केवल रिकवर किया, बल्कि एफआईएस की खरीदारी भी हुआ। अभी अभी दोस्तों डेटा प्रेजेंट किया एक्सेस डे। चलिए, सबसे पहले मैं आपको इस गुड न्यूज समझाता हूं। देखिए, आज एफआईएस ने टोटल खरीदा कितना पता है? 18,303 करोड़, मतलब टोटल ग्रॉस। और टोटल बेचा कितना? 17,631 करोड़। और नेट वैल्यू कितना बाई किया पता है? 672 करोड़ रुपए। एब्सोल्युटली स्टनिंग। एग्जैक्टली यही चाहिए था। एग्जैक्टली दोस्तों, मार्केट के लिए यही चाहिए था। और क्या है, वॉर तो पिछले 4 से 4.5 साल से चल ही रहा है। आपके रशिया यूक्रेन के बीच चल रहा है, इसराइल और हमास के बीच चल रहा है। इसमें कोई नया बात नहीं है। नया बात यह था इस वॉर में, क्योंकि क्राइसिस क्रिएट हुआ। क्राइसिस के कारण एफआईएस ने लगातार बेच रहा था और मार्केट में लगातार वीकनेस बना था। मार्केट लगातार गिर रहा था, आपके पोर्टफोलियो गिर रहा था, मेरे पोर्टफोलियो गिर रहा था। और जैसे जैसे दोस्तों अभी वॉर एंड की प्रोग्रेस आगे बढ़ रहा है और एफआईएस दोस्तों आज सडनली खरीद लिया। नेट वैल्यू की अगर हम बात करें, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा ये, मतलब जानकारी सुन के समझ के कैसा लगा आपको? कमेंट करके बताइए। अब ऐसा भी नहीं है कि डीएस ने नहीं खरीदा, डीएस ने भी आज खरीदा। देखिए, डीएस ने आज खरीदा है ग्रॉस 15,982 करोड़ शेयर। डीएस ने आज बेचा है ग्रॉस 15,572 करोड़ शेयर। डीएस ने आज नेट वैल्यू खरीदा है 410 करोड़ की शेयर। तो मतलब यहाँ पे अगर हम बड़े बड़े अक्षर में लिखे तो आज एफआईएस ने लगभग 45 से लेकर 50 दिनों बाद 672 करोड़ की खरीदारी किया। और डीएस ने भी इवन 410 करोड़ की खरीदारी किया। और बाकी बात करें मार्च में दोस्तों, वो तो सबको पता है। मैं आपको हर रोज ही अपडेट देता हूँ कि एक एक दिन में कभी 8,000 करोड़, कभी 10,000 करोड़, और बहुत ही खराब दिन रहा तो 11-12 हजार करोड़ भी बेचा है एक एक दिन में एफआईएस ने। वहीं से सीधा सीधा टर्न हो जाना, इससे अच्छी बात क्या हो सकता है मार्केट के लिए? आप खुद ही सोच के बताइए, है ना। और एफआईएस, और मेरे बात को आप मान के चलिए, एफआईएस की जैसे जैसे खरीदारी होगा इंडियन मार्केट में, वैसे वैसे मार्केट और स्मूथ रिकवर करेगा और स्टेबल रिकवर करेगा। बट इसके साथ साथ देखिए, ये भी फैक्ट है, ये सब कुछ डिपेंड करेगा जियोपॉलिटिक्स की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर। ओके, अच्छा, उसके साथ साथ देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अभी देखिए, यूएस मार्केट ओपन नहीं हुआ, बट यूएस की जो फ्यूचर्स है, चाहे डॉ जोन्स की बात करें, नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें, वो अभी पॉजिटिव में चल रहा है। सो आशा रखता हूँ कि आज रात में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मे भी सोमवार एक अच्छा मूवमेंट में भी आपको दिखाई दे सकता है। और फिलहाल गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर की, तो आप देख सकते हो अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करो मैं शाम 6:54 पे, जब निफ्टी फिफ्टी मतलब मार्केट जब क्लोजिंग हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन था, वहां से सिर्फ 19 पॉइंट नीचे। मेरे हिसाब से रात में जब यूएस मार्केट अगर रिकवर कर गया तो गिफ्ट निफ्टी भी आराम से चल जाएगा। ठीक है, सो लेट्स सी क्या होता है। अच्छा दोस्तों, ये तो हो गया इस वीडियो की एक पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट। अब इस वीडियो की एक दूसरे पार्ट भी है। दूसरे पार्ट क्या है कि अब यहाँ पे आई थिंक कि आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि से एफएस ने तो खरीदारी किया है, और हो सकता है कि ये वॉर एंड के जितना आगे बढ़ेगा, मतलब प्रोग्रेस होगा वॉर एंड, तो उतना ही एफएस की खरीदारी बढ़ सकता है। जैसे कि हमें इसके पहले आई थिंक कि फरवरी में ही देखने को मिला था शायद आखिरी बार जो खरीदारी, एक एक दिन में 2,000, 3,000, 4,000 करोड़ कर। अब सर आप ये भी बताइए कि एफएस कहाँ कहाँ पे खरीदारी हो सकता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आई थिंक कि आपके मन पे आ रहा है। चलिए, उसके ऊपर मैं आपको पूरा देता हूँ अपडेट। पर उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर एनकरेज करना।
ठीक है, फर्दर जानकारी पाने के लिए प्लीज दोस्तों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, सबसे पहली बात देखिए, एफआईएस जहां पे लगातार बेचा था वहीं पे ही खरीदेगा, क्योंकि यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। कहाँ पे ज्यादा है दोस्तों, अगर आप डेटा देखेंगे, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, डोंट वरी। भारत के लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक में एफआईएस की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। और आप एचडीएफसी बैंक की मूवमेंट को आप देखिए, ये वॉर जब चल रहा था, ड्यूरिंग वॉर, ये एचडीएफसी बैंक की मूवमेंट फरवरी में था यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इतना नीचे, जस्ट मतलब इमेजिन आप कर सकते हो कि एचडीएफसी बैंक जैसे इतने बड़े बैंक सिर्फ 1-1.5 महीने के अंदर 20-25% क्रैश कर गया। तो इसके पीछे रीजन था एफआईएस। और दोस्तों ये मार्च का आपको मैं एकदम एकदम मतलब कह सकते हो कि करंट डेटा आपको मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये करंट डेटा है, क्योंकि मार्च 2026 की ये करंट डेटा, क्योंकि प्रोमोटर स्टेक तो है नहीं, प्रोमोटर स्टेक नील है। एफआईएस की स्टेक अगर आप देखेंगे, आपके सितंबर क्वार्टर में था 48.38%, दिसंबर क्वार्टर होते होते थोड़ा बहुत रिड्यूस हुआ, बट बहुत ज़्यादा नहीं, इतना तो कम ज़्यादा होता रहता है, 47.67%। फिर जैसे आप मार्च की क्वार्टर में देखेंगे कितना बेचा है, 44.05%, सीधा सीधा 2.5%, ढाई नहीं, सॉरी, हाँ 2.5%, नहीं ढाई नहीं, 3.5% को बेचा है, 3.5% बेचा है। तो आप समझ पा रहे हो ना कि मतलब एफआईएस कहाँ पे बेचा है, एक्चुअली यहीं पे बेचा है। और दूसरी तरफ डीएस की बात करें, ये भी फैक्ट है कि डीएस ने खरीदा है। अब देखिए आपके दिमाग पे ये सवाल अब आया होगा कि सर एफएस ने जब एक तरफ बेच रहा है, डीएस जब एक तरफ खरीद रहा है, तो शेयर को गिरना नहीं चाहिए था। अब आप बताइए शेयर क्यों गिर रहा है। देखिए शेयर इसलिए गिर रहा है क्योंकि डीएस के खरीदना मतलब क्या, डोमेस्टिक मनी डोमेस्टिक स्टॉक में इन्वेस्ट हो रहा है। बट जब फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदता है ना, वो फॉरेन इन्वेस्ट आते हैं, बाहर से मानी जो पैसा वो आते हैं, और जब यहाँ पे बेचते हैं तो यहाँ से वैल्यू वाइप्ड आउट भी होते हैं। बट डीएस की किस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डीएस क्या करता है, मतलब मान लीजिए कि ए शेयर है, फॉर एग्जांपल ए, और ये बी शेयर, बी वाले से बेच के ए में डाल दिया, या ए वाले से बेच में बी के डाल गया। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें ना, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। बट एफएस के केस में क्या होता है, एफएस बाहर से पैसा लाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसको कहते हैं, तो जिस वजह से एफएस की खरीदारी पे इम्पैक्ट ज्यादा होते हैं। समझ आ चुका है। सो जैसे जैसे देखिए एफएस खरीदेगा, और नो डाउट ये जो होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, मतलब जिन जिन स्टॉक्स में, उसमें एक बहुत अच्छा रिकवर होगा। जैसे कि एचडीएफसी बैंक भी रिसेंटली हमने देखा थोड़ा थोड़ा करके अब रिकवर कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक ये दूसरे सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखने वाली शेयर है, मतलब एफएस की होल्डिंग। अगर आप देखेंगे इसका भी डेटा आउट हो जाएगा, अभी तक तो बहुत सारे नहीं, इसका डेटा आउट नहीं हुआ इसमें। हाँ, इसमें एफआईएस की होल्डिंग कम हुआ था, और मार्च महीने पे आप देख लेना, अभी तक आया नहीं डेटा। इसमें एफआईएस लगातार बेच तो रहा है, पहले से बेच रहा है, बट इस बार डेटा आया नहीं है। बट एफआईएस बेचने का बहुत ज़्यादा चांस है, इवन 40% के आसपास भी स्टेक पहुंच सकता है। ठीक है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं एफआईएस कितना लंबा, मतलब इतना मोटा स्टेक है। हो सकता है कि मेजोरिटी नहीं है, एक टाइम पे था, जून तक था, बट काफ़ी अच्छा खासा स्टेक है। ठीक है, तो आईसीआईसीआई बैंक हो गया। उसके बाद दोस्तों आ जाइए कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में कितना स्टेक है आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं लिटरली कह रहा हूँ कि आपका होश उड़ जाएगा आप अगर ये डेटा पहली बार देख रहे हो तो। कोटक महिंद्रा बैंक जो भारत की सब टॉप बैंक्स है प्राइवेट बैंक्स में, इसमें 29% कोट स्टेक है एफआईएस की। ठीक है, तो जैसे जैसे एफआईएस खरीदेगा यहाँ पे भी इन्फ्लो आएगा। अच्छा, एक्सिस बैंक आ जाइए। एक्सिस बैंक पे प्रोमोटर की स्टेक तो सिर्फ 8% है, और एफएस की स्टेक पता है कितना है, 42.58%, 42.58%, 42.5% से ज़्यादा एफएस ने माल उठा के रखा है। ठीक है, और ये यहाँ पे भी गिरावट हुआ था, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इवन एसबीआई। अब देखिए एसबीआई में बात कुछ अलग है, बात कुछ अलग मतलब देखिए एसबीआई में मेजोरिटी स्टेक वो सरकार के पास है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भी कहिए उसके पास ही है। बट इसके अलावा एफएस की स्टेक भी अच्छा है, क्योंकि ये बड़े बड़े बैंक, आप समझ पा रहे हो, बड़े बैंक मतलब इसका ओवरऑल वैल्यूएशन बड़ा है, मतलब मार्केट कैप बड़ा है, तो उस हिसाब से 10% की स्टेक भी एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एफएस की 10% की स्टेक है, तो यहाँ पे भी आपको रिकवर होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि गिरावट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ था। अब आ जाइए रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस को भी हम भूल नहीं सकते, लगभग 18-19 लाख करोड़ की इसकी मार्केट वैल्यूएशन है। अब इतने बड़े कंपनी में एफआईएस ने 19% की स्टेक उठा के रखा है, मतलब आप खुद ही बताइए कैलकुलेट करके कितना परसेंट स्टेक हो सकता है। लगभग लगभग 3.5 से 4 लाख करोड़ की यहाँ पे वैल्यूएशन है एफआईएस के पास। ठीक है, ये तो दिसंबर की डेटा है, करेंटली डेटा आया नहीं है, मतलब मार्च की डेटा। ठीक है, आने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि ये भी शेयर भी गिरा था, ये फैक्ट है। अगर आप देखेंगे
ये मतलब ड्यूरिंग वॉर रिलायंस की शेयर भी काफी गिरा है, वजह कुछ भी हो सकता है। अच्छा, लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो, एक तो देखिए इसमें एफएस की स्टेक बहुत ज्यादा है, ऊपर से पर्सनल रीजन, क्योंकि लार्सन एंड टुब्रो को एक बहुत बड़ा मतलब रेवेन्यू मिलता है, ऑर्डर मिलता है वो मिडिल ईस्ट से, और टोटली काम बंद था। और दोस्तों यहाँ पे एक बार मैं आपको जानकारी देता हूँ, ये देखिए एफएस की स्टेक यहाँ पे है 20%, भले यहाँ पे डीएस के पास मेजोरिटी है, बट एफएस की स्टेक को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, 20% की स्टेक है एफएस की, ठीक है, बिकॉज ये बड़े कंपनी, आप समझ पा रहे हो खुद। सो जिस वजह से लार्सन टुब्रो में भी रिकवर हो सकता है। फिर आ जाइए इन्फोसिस। अब आईटी सेक्टर का क्या कहना, वैसे तो आज मतलब लास्ट डे टीसीएस की रिजल्ट आउट हुआ था, जिस वजह से आज आईटीज में थोड़ा बहुत गिरावट हुआ था जरूर, बट इन्फोसिस जैसे भारत की दूसरे लार्जेस्ट आईटी कंपनी में एफएस की स्टेक अब देखिए 30% के ऊपर, जहाँ पे प्रोमोटर की स्टेक 14-14.5% की रेंज में, ठीक है। तो जब इनफ्लो आएगा ऑटोमेटिकली ये भी रिकवर करेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसको आप क्या कहेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेटा। महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब वैसे भी देखिए ऑटो सेक्टर गिर रहा था, खास करके कमर्शियल व्हीकल्स की सेक्टर, बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस। यहाँ पे जो कंपनी की प्रोमोटर है उनके पास स्टेक है 18.5% से भी कम, और एफआईएस दोस्तों यहाँ पे मेजोरिटी है, 37% को वेटेज है, मतलब 37% को स्टेक है एफआईएस की, ठीक है। तो यहाँ पे भी गिरावट होगा मार्च पे। अब जैसे जैसे एफएस की फ्लो बढ़ेगा ऑटोमेटिकली रिकवर भी हो जाएगा, ये भी फैक्ट है। भारतीय एयरटेल, अब देखिए भारतीय एयरटेल में हो सकता है कि गिरावट नहीं हुआ, ड्यूरिंग वॉर गिरावट नहीं हुआ क्योंकि उतना ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट यहाँ पे एक्चुअली एफएस की स्टेक भी बहुत ज़्यादा है और बड़े कंपनी है। यहाँ पे अगर एफएस की 28% की स्टेक है, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन लगभग कितना 11 लाख करोड़ के आसपास तो होगा ही, देख के मैं बताता हूँ। हाँ सही अनुमान किया, 11 लाख करोड़ के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें 30% के आसपास स्टेक है, तो काफ़ी बड़ा स्टेक है, तो यहाँ पे भी रिकवर होगा, ठीक है। तो ये कुछ कुल मिला के शेयर्स दोस्तों, जो एफएस की फ्लो जैसे जैसे बढ़ेगा इसमें आपको एक ड्रास्टिक रिकवरी आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब देखना होगा कि फिलहाल जियोपॉलिटिक्स की हालचाल कैसा चल रहा है, क्योंकि ऐसे इसके पहले भी काफ़ी बार हुआ है कि ऑलमोस्ट वॉर खत्म होते होते फिर से शुरू हो गया। अगर ऐसा हुआ तो अलग बात है, इसको हम एक्सेप्शन रखेंगे, बट मोस्टली चांस है ये वॉर खत्म होने का, क्योंकि एक्चुअली ट्रम्प या बाकी जो देश है उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर बढ़ रहा है आज की डेट में, ठीक है, एनर्जी क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण। बाकी दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।